अब जब तक वर्क एक्सपीरियंस की बात आती है, प्लीज मेक श्योर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एसआईएनपी की तरफ से आपको बताने के लिए एक तरह का एक पैकेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जतनदीप बैल एंड आई होप यू गाइस डूइंग फैंटास्टिकली वेल टुडे। गाइस, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी बिग 4 पीएनपी प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें हमने टॉप 4 पीएनपी प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था जिसमें आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती कनाडा से। वो प्रोग्राम्स है क्यूबिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम एंड मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने एक पोल रखा अपनी कम्युनिटी टैब पे रिगार्डिंग आस्किंग यू गाइज कि आपको इन प्रोग्राम्स में किस प्रोग्राम के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो उसके ऊपर रिप्लाई मेरे को 50% वोटिंग आई है कि मेरे को हमें सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के ऊपर वीडियो चाहिए। सो हियर यू आर, दिस वीडियो इज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। मगर अपने वीडियो शुरू करने से पहले आई इंसिस्ट दैट यू वॉच दिस एंटायर वीडियो, क्योंकि दिस वीडियो इज लोडेड विद द कंटेंट एंड द इंफॉर्मेशन। ये एसआईएनपी के ऊपर कंप्लीट वीडियो है। आप इस वीडियो को स्किप मत करें, आगे पीछे मत करें, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर जो आंसर्स ऑलरेडी वीडियो में होंगे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस में से पूछेंगे कमेंट्स में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आई थिंक सो आपको उसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको जल्द से क्लिक कर लें और इस चैनल को सपोर्ट करें। Let's see what we are going to cover in this video. The first and foremost thing is we will understand why this program is one of the most favorite programs amongst us. The second point we are going to discuss is the categories of this program and which all are the categories जो कि हम इस वीडियो में जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हर एक क्राइटेरिया के कितने पॉइंट्स हैं और आप कितने पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं। चौथा, विच आर द स्टेप्स टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। मैं आपको डिटेल में ये स्टेप्स बताऊंगा 1 2 3 4 करके। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर SINP. Now history says that SINP remains one of the best and one of the most favorite programs of many. अगर आपको पता हो कि even families with 350 points have been able to migrate to Canada, get their PR through SINP. So this is definitely by far one of the most favorite programs, PNP programs for all. Now let's discuss some of the key points that makes this program a great. पहला पॉइंट ये है कि आपको कनाडा से कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप 50 इयर्स के भी हैं फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स इसमें मिल जाते हैं। और अगर आपकी एज 35 to 40 है तो आपकी बल्ले बल्ले आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम यू जस्ट नीड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। Moreover, if you have just CLB4 in IELTS, you are still eligible for this program. And one of the best points is when you are applying for expression of interest to a Saskatchewan website, तो उसके लिए आपको इनिशियली कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। You only have to pay the application fees once you receive an invitation to apply from Saskatchewan. So that's fantastic. Now let's discuss about the categories. SINP is divided into 4 categories. पहला आता है हमारा इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर, दूसरा आता है हमारा सस्कैचुअन एक्सपीरियंस, थर्ड आता है हमारा एंटरप्रेन्योर और चौथा आता है हमारा फार्म ओनर एंड ऑपरेटर। अब जहां तक एंटरप्रेन्योर एंड फार्म ओनर ऑपरेटर की बात आती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दीज प्रोग्राम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इसमें काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उसके अलावा जहां तक सस्कैचुअन एक्सपीरियंस की बात आती है, मोस्ट ऑफ यू गाइज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर कि आप में से किसी का सस्कैचुअन में एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। जहां तक इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की बात आती है, दैट इज डिवाइडेड इंटू 3 स्ट्रीम्स। पहला आता है सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, दूसरा आता है सस्कैचुअन ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम एंड थर्ड आता है सस्कैचुअन एम्प्लॉयमेंट ऑफर स्ट्रीम। अब जहां तक सस्कैचुअन एम्प्लॉयमेंट ऑफर की बात आती है, टू बी एलिजिबल फॉर दैट यू नीड टू हैव एन ऑफर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉई हु इज बेस्ड आउट ऑफ सस्कैचुअन। सो आई एम श्योर हमारे में से जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एज वेल. What we are going to discuss, what we are going to start with is a Saskatchewan occupation and demand stream. अब जहाँ तक occupation and demand stream की बात आती है, आपका एक्सपीरियंस उन्हीं नो कोड्स में होना चाहिए जहाँ पे सस्कैचुअन में इस वक्त डिमांड है. अगर इसके आउटसाइड आपके नो कोड्स हैं तो आई एम सॉरी टू से यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस. उसके अलावा अगर आपका नो कोड टीयर 0, 1, 2, 3 में आता है, इनमें से किसी में भी आता है, देन यू आर एलिजिबल. लेकिन अगर आपका नो कोड टीयर 4 या टीयर 5 में आता है, देन आई एम सॉरी, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम.
नाउ लेट्स मूव ऑन आवर डिस्कशन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आता है हमारा एजुकेशन, और इसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। पहला आता है हमारा मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने बैचलर्स की है यू विल बी एलिजिबल टू गेट 20 पॉइंट्स। फॉर डिप्लोमा यू विल बी गेटिंग 15 पॉइंट्स, एंड फॉर द ट्रेड सर्टिफिकेशन यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग 12 पॉइंट्स। ना एजुकेशन में आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपकी एजुकेशन का आपने ईसीए कराया हो। ईसीए का मतलब है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कि कुछ कंपनीज हैं जिनको आउटसोर्स किया हुआ है आईआरसीसी ने टू डू द एजुकेशन क्रेडेंशियल, जैसे कि डब्ल्यूईएस, आईक्यूएएस एंड आईसीईएस। इन्हीं कंपनीज के थ्रू आप अपनी एजुकेशन को इवेल्युएट करवा सकते हैं। इवेल्युएशन का मतलब ये है कि अगर आपने मास्टर्स की हुई है इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं भी, क्या वो कनाडा की इक्विवेलेंसी है, क्या इंडिया की मास्टर्स कनाडा में भी वो मास्टर्स की एलिजिबिलिटी बनेगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे है, क्या कनाडा में भी वो भी इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन है कि नहीं है। तो ये जो कंपनीज है ये आपकी जो एजुकेशन है उसको इवेल्युएट करेंगी। उसके अलावा हमारा अगला कैटेगरी आती है वर्क एक्सपीरियंस। उसकी भी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपके लास्ट 5 ईयर्स में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट 10 पॉइंट्स, एंड इन द लास्ट 5 ईयर्स अगर आपका 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यू विल गेट 8 पॉइंट्स। For 3 years, you will get 6 points. For 2 years, 4 points. And for 1 year, 2 points. अब जब तक वर्क एक्सपीरियंस की बात आती है, प्लीज मेक श्योर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके एजुकेशन के हिसाब से ही होना चाहिए, सेम फील्ड में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एजुकेशन बीटेक में की है तो आपका एक्सपीरियंस भी बीटेक रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एजुकेशन की है बीटेक में और वर्क एक्सपीरियंस सर आपका मार्केटिंग है, सो इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। हमारा अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। उसकी भी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। इसमें आपको मिनिमम CLB 4 भी है देन यू आर एलिजिबल, मगर अगर आपके CLB 8 या उससे हायर है यू विल गेट 20 पॉइंट्स। फॉर CLB 7 यू गोइंग टू गेट 18 पॉइंट्स। फॉर CLB 6 यू गोइंग टू गेट 16 पॉइंट्स। फॉर CLB 5 यू गोइंग टू गेट 14 पॉइंट्स, एंड फॉर CLB 4 यू गोइंग टू गेट 12 पॉइंट्स। Now how does these CLB scores translate to IELTS? उसकी भी स्लाइड मैंने आपकी स्क्रीन पे डाली है। इसमें अगर आपको CLB 4 अगर चाहिए तो उसमें आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको कितने कितने बैंड्स चाहिए होंगे। सेम गोज विद CLB 5, CLB 6, CLB 7, CLB 8 टिल CLB 10। नाउ मूविंग ऑन, अगर आपने ऑलरेडी इंग्लिश का एग्जाम दिया हुआ है एंड नाउ यू आर कंफर्टेबल इन गिविंग द फ्रेंच एग्जाम एज वेल, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसके मिलेंगे। तो उस केस में अगर आपके सेकेंड लैंग्वेज में CLB 8 आते हैं यू विल गेट 10 पॉइंट्स। CLB 7 आते हैं यू विल गेट 8 पॉइंट्स। CLB 6 के लिए 6 पॉइंट्स। CLB 5 के लिए 4 पॉइंट्स एंड CLB 4 के लिए 2 पॉइंट्स। अब हमारी अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है एज। अगर आपकी एज 18 to 21 है यू विल गेट 8 पॉइंट्स। इफ योर एज इज बिटवीन 22 to 34 उस केस में आपके मैक्सिमम पॉइंट्स आप गैदर कर सकते हैं जो कि है 12। इफ योर एज इज बिटवीन 35 to 45 यू विल बी एबल टू गेट 10 पॉइंट्स, एंड फ्रॉम 46 to 50 यू विल बी एबल टू गेट 8 पॉइंट्स। तो SIMP में जो पॉइंट सिस्टम है वो आउट ऑफ 110 है, और ये जो मैंने अभी आपके साथ कैटेगरीज डिस्कस करी है ये आउट ऑफ 80 है। तो उसमें अब बाकी आपके बचे 30 पॉइंट्स। अब वो 30 पॉइंट्स भी आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन में मैंने डाली है। अगर आप देखें, अगर आपका क्लोज फैमिली रिलेटिव है सस्कैचुअन में यू विल बी एलिजिबल टू गेट 20 पॉइंट्स। उसकी सारी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे डाली है। अगर आप चाहें तो इसको स्टॉप करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके जो रिलेटिव हैं वो या तो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए या फिर वो कैनेडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके अलावा आपका अगर सस्कैचुअन में पास्ट एक्सपीरियंस है, इफ़ यू हैव एटलीस्ट 12 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पिछले 5 सालों में, देन आपको उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस है सस्कैचुअन में, मींस अगर आपने वहाँ पे सस्कैचुअन में पढ़ाई की है तो उसके भी आपको इस पे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। Now let's look at the latest SINP draw that was conducted on 8th June 2023। उसकी आप स्क्रीन पे उसकी स्लाइड देख पा रहे हैं। द मिनिमम कट ऑफ जो गया था वो गया था 69 इन ऑक्यूपेशन एंड डिमांड, जिसमें ITA 232 इशू किए गए थे, एंड फॉर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम एज वेल 268 ITAs इशू किए गए थे। राइट साइड पे आपके पास ऑक्यूपेशंस नो कोड्स मेंशन है, जिन ऑक्यूपेशंस को इन प्रोग्राम्स में इन्वाइट किया गया था। Now moving on, let's discuss about the steps to apply for SINP Express Entry Stream।
इसमें सबसे पहला स्टेप आता है ECA। उसके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ECA मीन्स एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप सबसे पहले अपना ECA कराएं। इसमें दूसरा पॉइंट आता है IELTS। IELTS में आई ऑलवेज सजेस्ट यू दैट यू शुड एटलीस्ट टारगेट फॉर CLB 9 और अबव। CLB 9 और अबव का मतलब है आपका स्कोर लिसनिंग में 8 है एंड रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में 7 ईच आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, यू नीड टू क्रिएट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। उसके लिए पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा canada.ca में जाके और उससे अपनी GC की क्रिएट करनी पड़ेगी। उसी के बाद आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको साइन अप कैसे करना है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है, यू हैव टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन SINP वेबसाइट। अब SINP में जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके मिनिमम स्कोर 60 आउट ऑफ 110 होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। मगर आपके अगर 60 स्कोर आ भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉमिनेशन गारंटी होगी, नहीं। वो डिपेंड करता है SINP का नेक्स्ट ड्रॉ के ऊपर कि उसमें मिनिमम कट ऑफ स्कोर क्या आता है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मिनिमम कट ऑफ स्कोर 64 आता है और आपके स्कोर 65 66 है तो उस केस में यस, आपको इन्विटेशन आ जाएगा। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आएगा SINP की तरफ, और जब वो आपको एक लेटर आएगी आपकी मेल पे, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है और अपनी एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देना है। आप जब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं आपको उसके साथ $350 की फीस भी देनी होती है। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद सस्कैचुअन अपना टाइम लेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरे इवेल्युएट करने में, और अगर उनकी तरफ से सब कुछ ठीक है फिर वो आपको नॉमिनेशन दे देंगे, और नॉमिनेशन का मतलब है आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद जब भी अगला नेक्स्ट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आएगा तो उसमें सिंस आपके पास 600 पॉइंट्स का बैक है नॉमिनेशन का, तो आपका नेक्स्ट ITA में नंबर आ ही जाएगा। और जैसे ही आपका नंबर आएगा फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स SINP को पहले भेजे थे वही एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वही होंगे, वो अब आपको फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजने हैं। वो आप अपनी लिस्ट में देख सकते हैं, अगर उसके एडिशन में कोई और डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो आप भेज सकते हैं, बट ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो अप्लाई फॉर PR एंड देन वंस यू सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद IRCC अपने 4 to 6 months लेते हैं अगेन टू वेरीफाई ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, एंड देन प्रॉब्ली इफ एवरीथिंग गोज वेल दे विल हैंड यू अ PR। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप्स टू अप्लाई फॉर SINP ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम। इसमें सबसे पहले आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा SINP की वेबसाइट पे। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी एज, एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड योर पासपोर्ट डिटेल्स। अब जब आप डिटेल्स अपनी सबमिट कर देते हैं तो यू एंटर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट पूल, और ये सारी डिटेल्स आपकी ऑफिशियल सस्कैचुअन के ऑफिशियल्स के पास चली जाती है। नाउ प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोफाइल इन सस्कैचुअन फॉर SINP, प्रोफाइल इज ओनली वैलिड फॉर 1 year। और अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है देन यू हैव टू ऑब्वियसली सेंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन भेजते हैं आपको बेसिकली ये टाइम फ्रेम जो मिलता है, ये मिलता है 60 डेज का। विद इन 60 डेज ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना एप्लीकेशन भेजना होता है। व्हेन सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू पे अ फीस ऑफ $350। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। यू हैव टू वेट, SINP विल टेक देयर ओन टाइम, एंड वंस यू रिसीव नॉमिनेशन, उसके टाइम पे आपको सिर्फ नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, आपको नॉमिनेशन एक सर्टिफिकेट में मिलेगा, और उसके अलावा आपके पास स्टेप बाय स्टेप गाइड आएगी SINP की तरफ से आपको बताने के लिए। एक तरह का एक पैकेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि अब आप PR के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। उसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स मेंशन ही होंगी। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर SINP, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन पॉइंट्स को तो आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आपका 10 years का एक्सपीरियंस है फॉर एन एग्जाम्पल, और इस 10 years में आपको 5 years का एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, 2 years का एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, रिमेनिंग 3 years का एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, तो आप ये तीनों को कंबाइंड करके 3 नॉक्स नहीं आप मेंशन कर सकते। दिस इज नॉट अलाउड। यू आर ओनली अलाउड टू मेंशन 1 नॉक कोड। इसका मतलब ये है आप एक ही एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, और वो आप एक एक्सपीरियंस वो ही दिखा सकते हैं जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि आपको मैं पहले भी एक बता चुका हूं। इसका तो आपका अगर एक्सपीरियंस 10 साल का भी है लेकिन आपका 3 या 4 नॉक कोड्स में है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप एट द एंड एक ही नॉक कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी नॉक कोड आपका एजुकेशन के साथ रिलेट होना चाहिए।
नाउ इफ यू आर स्टिल नॉट अवेयर कि आपका नॉक कोड क्या है, आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड कौन सा नॉक कोड है, उसका रिलेटेड मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके नॉक कोड की डिटेल्स आप भरना चाहते हैं वहां पे वो भर के आप पता कर सकते हैं कि आपका नॉक कोड एग्जैक्टली है क्या। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं एक और लिंक आपको शेयर करूंगा जिसमें आपको एक लिस्ट है ऑफ एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशंस। एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशंस मींस जो कि इस सस्कैचुअन SINP के लिए जो NOCs या जो ऑक्यूपेशंस एलिजिबल नहीं है उसकी लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज वो जाके चेक कर लें। अब हमारा अगला पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। अब इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब अपना SINP का एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उससे 3 महीने पहले का प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है 15 दिन पुराना या 1 महीने पुराना, नहीं, आपका पिछले 3 महीने से वो प्रूफ ऑफ फंड्स मेंटेन होना ही चाहिए। उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स जो आपने शोकेस के लिए उसको निकाल ले, नहीं, आपको उसको मेंटेन रखना है। आपको उसको मेंटेन तब तक रखना है जब तक आपकी एक्सप्रेस एंट्री, आपकी PR नहीं लग जाती। तो मतलब जब तक आपकी नॉमिनेशन आ जाए, नॉमिनेशन के बाद जब आप फेडरल गवर्नमेंट को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे फॉर PR, तब तक जब तक आपके हाथ में PR ना आ जाए आपको, तब तक ये आपको अपने जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं इनको मेंटेन रखना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ फंड्स आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, आप अपना एक फिक्स डिपॉजिट, एज अ फिक्स डिपॉजिट भी आप अपना दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके म्यूचुअल फंड्स हैं आप उसको भी शोकेस कर सकते हैं। आपकी कोई अगर LIC पॉलिसी है तो उसकी जो सरेंडर वैल्यू आती है आप उसको भी शोकेस कर सकते हैं। मैं अभी आपकी स्क्रीन पे करंट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स की डिटेल्स शेयर कर देता हूं, आप जरा चेक कर लें। अब जब आप ये फंड्स को मेंटेन कर रहे हैं आपको यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर दैट यू हैव अ बफर अमाउंट ऑफ एटलीस्ट $1,000 या $1,500 का आपका एक बफर अमाउंट भी होना चाहिए फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। नाउ हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। नाउ बेसिकली इसमें क्या है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें आपको एक कुछ लाइसेंस आपके पास होना चाहिए या आपके पास उस प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप क्लिक करके देख लें कि किन किन ऑक्यूपेशंस में आपको ये लाइसेंसिंग या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। आप अपनी एप्लीकेशन को वेरी वेल सबमिट कर सकते हैं SINP के लिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप SINP की एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको एक लेटर अटैच करके देनी पड़ेगी। उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कि मैंने ये सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर लिया है, मैंने इस लाइसेंस के लिए रजिस्टर कर लिया है, तो उसका एक प्रूफ आपको उनको दिखाना पड़ेगा। एंड एज सून एज यू क्लियर द लाइसेंस, एज सून एज यू complete that certification, you have to reply to the Saskatchewan, you have to give them a proof that yes you have cleared this and this is my document related to the same. नाउ मैं जो आपसे लिंक शेयर कर रहा हूं इसमें आपके पास वो नो कोड्स की तो डिटेल्स ऑब्वियसली है जो कि ऑक्यूपेशंस में आपको सर्टिफिकेशंस या लाइसेंसिंग चाहिए, बट इसके अलावा उसमें ये भी आपको मेंशन किया हुआ है उस लिंक में कि किस टाइप के लाइसेंसिंग आपको चाहिए और किस टाइप की आपको सर्टिफिकेशन चाहिए फॉर दीज नॉक कोड्स। वेल गाइस, दिस इज इट, दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन SINP स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें हमने आज बहुत कुछ कवर किया है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू वुड हैव लव्ड दिस वीडियो। प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन कीप ऑन रिसीविंग नोटिफिकेशन फ्रॉम मी एज एंड व्हेन आई अपलोड द वीडियोस। यार एक लाइक तो बनता है, सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट and I will definitely see you in the very next video pretty soon. Take care. Bye bye. Good night.